नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले 2 सेशन में आपके सामने लेके आ चुका हूं, जिसके अंदर हम कार्बन की विशेषताओं के बारे में बात की थी और पिछले सेशन में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना जो है शुरू किया था। देखिए, जब हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन इस नाम के अंदर ही 2 तत्वों का मिलान हो रखा है कि हाइड्रोजन व कार्बन। अर्थात हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिक जो है, इन दोनों के द्वारा जो मिलकर जो यौगिक बनते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। देखिए, क्या होता है कि सामान्यतः कोई भी जो परमाणु है, कोई भी तत्व है, वो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। मुक्त अवस्था में नहीं रहने के कारण वो जो क्या करता है, किसी तत्व के साथ में संयोग करके, अभिक्रिया करके जो है अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वो किसी से संयोग कर लेता है। यानी कि जब मुक्त अवस्था में नहीं होगा तो उसका जो है स्थायित्व भी नहीं होगा, और जब मुक्त अवस्था के अंदर नहीं होगा तो स्थायित्व नहीं होगा। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व है, वो किसी न किसी अन्य तत्व के साथ में क्या करता है, अभिक्रिया कर देता है। इसी प्रकार से ये जो कार्बन है, कार्बन भी जो है विभिन्न प्रकार के तत्वों से अभिक्रिया करके जो है विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। अब वह तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, कार्बन कार्बन के साथ में अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करता है, नाइट्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में और सल्फर के साथ में अभिक्रिया करता है। और जब इन के साथ में सभी तत्वों के साथ में मिलकर के जब वो कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है, तो ऐसे यौगिकों को कहा जाता है कार्बनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की। देखिए, हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है, मैंने आपको पिछले सेशन में आपको बताया था कि 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो सव्रत और एक विव्रत। सव्रत और विव्रत 2 प्रकार से हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किया जाता है, जिसके अंदर जो विव्रत है, विव्रत के अंदर अचक्रीय यौगिक होते हैं, और सव्रत के अंदर यानी कि सव्रत यानी व्रत के साथ में, तो इसके अंदर जो भी यौगिक होंगे वो चक्रीय यौगिक होंगे। यानी कि जो भी यौगिक होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, रिंग फॉर्म के अंदर इसमें जो भी परमाणु होंगे। अब जब आगे बात करें तो जब अचक्रीय यौगिकों की बात करें तो ये अचक्रीय यौगिक जो है इनको एलिफेटिक कहा जाता है। एलिफेटिक कहा जाता है, और इस एलिफेटिक को यदि आगे और क्लासिफाइड करें तो ये जो 2 प्रकार से क्या, संतृप्त और असंतृप्त, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वो तो होता है सैचुरेटेड कार्बन, और जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड जो होगा तो यह आपके होगा क्या, असंतृप्त यौगिक। देखिए, जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल जो है बॉन्ड होगा तो इसको हम जो है वो कहेंगे, उस श्रेणी का नाम है एल्केन श्रेणी। जब डबल बॉन्ड होगा तो उसको कहेंगे एल्कीन श्रेणी, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको कहेंगे एल्काइन श्रेणी। इसको हम आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे। देखिए, ये चैप्टर जो है 10वीं के अंदर एक विशेष योग्यता रखने वाला चैप्टर है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बात करते हैं अपन हम जो है रिंग फॉर्म के अंदर जो है किस प्रकार से यौगिक पाए जाते हैं। तो देखिए, कोई भी जो कार्बन परमाणु है वो अन्य कार्बन परमाणुओं से जो है जुड़ा हुआ होता है। तो कार्बन परमाणु जो है अपनी 4 वैलेंसी पूरी करता है इन यौगिकों, इन जो है तत्वों को मिला करके, और ये जो ऐसी एक चक्र के समान, व्रत के समान जो है रिंग फॉर्म में जो आकृति बनाता है, इसको इसलिए कहा जाता है संव्रत। अब ये जो संवृत जो है ये भी इनको आगे जब क्लासिफाइड किया गया तो दो प्रकार से
एक तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, यानी कि इनको भी आगे दो प्रकारों में बांट दिया गया कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक यौगिक। जब एलिसाइक्लिक यौगिक की बात करें तो इनको जब जलाएंगे तो इसकी जो ज्वाला निकलेगी वो बिना धुएं की ज्वाला निकलेगी। कैसी ज्वाला निकलेगी? बिना धुएं की ज्वाला एलिसाइक्लिक यौगिक के अंदर। और जब एरोमेटिक को हम जलाएंगे तो इसके अंदर जो ज्वाला निकलेगी वो काले धुएं के साथ में ये इसका दहन होगा, काले धुएं की जो है ज्वाला निकलेगी। इसके अंदर यदि मैं एग्जांपल लूं तो साइक्लोहेक्सेन और एरोमेटिक के अंदर यदि मैं एग्जांपल लूं तो वो बेंजीन। तो देखते हैं बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की जो संरचना है वो मैं आपको बना के बताता हूं। देखिए एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इन दोनों के अंदर एक एक एग्जांपल यदि लेवें तो मैंने आपको ये बता दिया है कि जब इसका दहन होगा तो इसका जो ज्वाला निकलेगी वो बिना धुएं की होगी और इसकी जो होगी वो सफेद धुएं की ज्वाला होगी। अब देखिए इसके अंदर जो है अपन एक जो है उदाहरण लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन यानी कि C6H14, और इसके अंदर एक उदाहरण है बेंजीन का, वो भी हम लेंगे C6H6। देखिए साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाते हैं। देखिए कार्बन कितने हैं? 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। बैलेंस ही पूरी करने के लिए ये 2 हाइड्रोजन से, ये भी 2 हाइड्रोजन से, ये 2 हाइड्रोजन CH2 और ये जो संरचना बनी ये आपकी संरचना कौन सी होगी? साइक्लोहेक्सेन की होगी। अब जब बेंजीन की संरचना, बेंजीन की जब भले बनाना चाहूं तो देखिए इसके अंदर भी कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6। इसकी जो संरचना है इसको ऐसे करके बनाया जाता है। ये अब बैलेंस पूरी कर लीजिए। देखिए इस कार्बन की 1 2 3 ये 4, 1 2 3 1 2 3 ये 4, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 ये 4 और 1 2 3 ये 4। ये थी आपके बेंजीन की वलय और ये उधर आपके साइक्लोहेक्सेन की श्रृंखला। अब आगे बात करते हैं हम जो ये कार्बनिक जो यौगिक बनेंगे यानी कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं इनके नामकरण की। देखिए नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब बहुत सारे जो है यौगिक इस उपस्थित जो है जब उनकी पहचान कर दी गई तो उनको जो है एक सही तरीके से पहचानने के लिए जो है एक सूची की आवश्यकता पड़ी और उस सूची के अनुसार उनका प्रत्येक यौगिक का क्या नाम रख दिया गया? एक विशेष नाम रख दिया गया। इसको जो है विभिन्न नाम, इसको बोला गया नामकरण। अब जो नामकरण की जो विधियां थी वो मुख्य जो है थी वो 3 जो पद्धतियां थी। एक थी रूढ़ नाम पद्धति, रूढ़ नाम पद्धति। दूसरे नंबर पर थी व्युत्पन्न नाम पद्धति, व्युत्पन्न नाम पद्धति। और थर्ड नंबर पर थी IUPAC। देखिए रूढ़ नाम पद्धति में क्या होता था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक जो था उसका जो नाम है, उसका जो प्राप्ति स्रोत है यानी कि किस स्रोत से वो प्राप्त हो रहा है या फिर उनके गुणों के आधार पर, उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो पाई जाती थी उनके गुणों के आधार पर उनका जो है नाम रख दिया जाता था। व्युत्पन्न जो है रूढ़ नाम के आदि यौगिक जो थे उनके जो व्युत्पन्न हुए उनका नाम रख दिया गया व्युत्पन्न नाम पद्धति के अंदर। और IUPAC जो थी वो जो इसकी केमिस्ट्री की एक शाखा है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री,
यानी ये एक ऐसा संघ था जो कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का एक विशेष तौर से ये एक नामकरण करने वाली एक विशेष संस्था थी। तो देखिए 3 प्रकार की जो है हम अपन पद्धतियां देख रहे हैं, रूढ़ नाम पद्धति, व्युत्पन्न नाम पद्धति और जो है आयुपीएसी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 1 नंबर पर जो है रूढ़ नाम पद्धति। रूढ़ नाम पद्धति में क्या होता था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कार्बनिक यौगिक जो होते थे उनके जो है प्राप्ति स्रोत और उनकी जो गुणों के आधार पर उनका नाम रखा गया। तो देखते हैं सबसे पहले रूढ़ नाम पद्धति के अंदर क्या होता था कि जो है कोई भी यौगिक होता था उसका सूत्र, उसका रूढ़ नाम और उसका प्राप्ति स्रोत जो है इसके अंतर्गत रखा जाता था। 1 नंबर पर देखें तो देखिए CH4 का जो नाम था रूढ़ नाम, इसकी प्राप्ति स्रोत के आधार पर जो है इसका नाम रख दिया गया मेथेन गैस या फिर गोबर गैस। इसको जो है प्राप्त किया जाता था दलदली क्षेत्र से, यानी कि जो दलदली क्षेत्र से इसको प्राप्त किया जाता था। दूसरे नंबर पर बात करें तो देखिए कि CH3OH का नाम जो है वो कास्ट स्प्रिट था रूढ़ नाम, और इसको जो है कास्ट यानी कि लकड़ी के जो भंजन आसवन विधि थी इससे इसको प्राप्त किया जाता था। भंजन आसवन विधि द्वारा इसे प्राप्त किया जाता था, इसका प्राप्ति स्रोत था। तीसरे नंबर पर जब हम देखें तो देखिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, यानी कि इसका जो नाम था वो एसिटिक अम्ल, और इसका जो एसिटिक अम्ल जो नाम है वो सिरका कहा जाता है, और सिरके के नाम जो है वो कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा का एक शब्द एसिटम, उससे ये शब्द लिया गया है एसिटम। अगली बात करें तो देखिए HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। अब ये जो देखिए इसका जो प्राप्ति स्रोत था वो फार्मिका जो चींटी होती है, फार्मिका चींटी बोला जाता है लाल चींटी को, लाल चींटी के डंक में से इसको प्राप्त किया जाता था। अगली बात करें देखिए इस फॉर्मिक अम्ल का जो दूसरा नाम है वो है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। अगली बात करें तो देखिए अगली बात होगी आपकी COOH, CHOH और H। देखिए ये जो नाम है ये लैक्टिक अम्ल का है सूत्र, और जो लैक्टिक अम्ल की जो है उत्पत्ति स्रोत है इसका जो है वो है लैक्टम यानी कि दूध से, लैक्टम यानी दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के जो है यौगिक देखे, इसके अंदर जो है रूढ़ नाम पद्धति के आधार पर इनके जो है गुणों के आधार पर रूढ़ नाम जो इनको जो है इनके गुणों के आधार पर प्राप्ति स्रोत के आधार पर इनका जो है नामकरण किया गया। तो विभिन्न प्रकार के हमने यौगिकों के बारे में देखा। अब बात करते हैं हम व्युत्पन्न नाम पद्धति की। व्युत्पन्न नाम पद्धति से पहले देखिए जो रूढ़ नाम पद्धति थी, इस रूढ़ नाम पद्धति में जो अशाखित श्रृंखलाएं होती थी, अशाखित जो चेन होती थी, अशाखित श्रृंखला यानी कि देखिए इसका जो नाम था वो जो अशाखित श्रृंखला होती थी उसका नाम रखा जाता था नॉर्मल से शुरू, यानी कि ये जो है 5 कार्बन है इसके अंदर, ये नॉर्मल पेंटेन के अंतर्गत रखा गया। अब जो शाखित जो श्रृंखला होती थी जैसे देखिए CH3, ये CH से जुड़ी इस समूह को जो है, इस समूह को यदि ये समूह इसके अंदर जुड़ जाता तो इसको नाम रख दिया जाता था आइसो। क्या नाम रख दिया जाता था? आइसो। और जब ये जुड़ता तो इसका नाम हो जाता
1 2 3 4 5 यानी कि आइसो पेंटेन। अब आगे और बात की जाए तो देखिए ये जो कार्बन है और अधिक शाखाओं में जब बढ़ जाता था, और अधिक शाखाओं में जब बढ़ जाता था तो इसको जो है बोला गया, वो बोला गया नियोपेंटेन। तो हमने देखा कि कार्बन, ये जो पेंटेन के जो थे कितने समावयवी बनाए जा सकते हैं, यानी कि कितने प्रकार के इनके यौगिक बनाए जा सकते थे। तो ये जो थे समावयवी, 3 प्रकार के पेंटेन के समावयवी बनाए जा सकते थे। अगली बात आती है व्युत्पन्न नाम पद्धति की। देखिए व्युत्पन्न नाम पद्धति के अंदर जो पहले सरल यौगिक प्राप्त हुए थे रूढ़ नाम पद्धति में या फिर किसी प्रकार से, तो उन जो सरल यौगिकों का जो है उनका व्युत्पन्न मान करके उनका नामकरण किया गया। तो देखिए सबसे पहले एक सरल यौगिक की बात करते हैं, CH4, इसका नाम था मेथेन। ठीक है, अब इस मेथेन का जो है, मेथेन के इस कार्बन पर ये 1 2 3 जो है मेथिल प्रतिस्थापी समूह जो है इस पर उपस्थित होने के कारण इसका नाम रख दिया गया ट्राई मैथिल मेथेन, ट्राई मैथिल मेथेन। दूसरे नंबर पर यदि और बात करें तो देखिए CH3OH, इसका नाम कार्बिनॉल। कार्बिनॉल, कार्बिनॉल की जब अपन बात करें तो देखिए सबसे पहले CH3CH2OH, यानी कि ये जो कार्बन है इसके एक प्रतिस्थापी इस पर उपस्थित हैं, इसका नाम रख दिया गया मैथिल कार्बिनॉल। मैथिल कार्बिनॉल। और इसी का यदि दूसरा और व्युत्पन्न देखें तो देखिए दूसरे व्युत्पन्न के अंदर क्या होता था कि CH3CH2OH, यानी कि ये जो कार्बिनॉल है इसके ऊपर जो है एथिल समूह जुड़ा हुआ है, इस कारण इसका नाम रख दिया गया क्या, एथिल कार्बिनॉल। एथिल कार्बिनॉल। और जब आगे इसकी बात की जाए तो देखिए ये जो व्युत्पन्न था इसका नाम रख दिया गया मैथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। मैथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। और एक सरल यौगिक लेते हैं कि CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जब व्युत्पन्न माने तो देखिए इस एसिटिक अम्ल का जो व्युत्पन्न है वो कार्बिनॉल है, COOH, यानी कि इसका नाम जो है नामकरण किया गया आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। यानी कि ये जो व्युत्पन्न है वो किसका था, एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न था, और इसके इस समूह पर ये आइसोप्रोपिल जुड़ा हुआ है, इसके कारण से इसका नाम रख दिया गया आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। तो देखिए हमने 2 प्रकार की जो है नामकरण की विद्या पढ़ी, नॉमेनक्लेचर ऑफ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण की जो है, एक तो रूढ़ नाम पद्धति और एक जो है व्युत्पन्न नाम पद्धति।
व्युत्पन्न नाम पद्धति के अंदर जो है, रूढ़ नाम पद्धति के अंदर जो प्राप्त यौगिक, जो सरल यौगिक थे, उनके जो व्युत्पन्नों को मान करके उसका नामकरण किया गया। और रूढ़ नाम पद्धति में जो है उन यौगिकों के प्राप्ति स्रोत या फिर उनके गुणों के आधार पर जो है उनका नामकरण किया गया। आगे के अंदर आगे का जो सेशन होगा उसके अंदर हम जो है IUPAC पद्धति के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनका नामकरण जो है हम विभिन्न प्रकार से अभ्यास करके सीखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।